सो गाइज अब क्या होता है ना, जब हम हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें ना दो तरह के चीजें होती हैं जो हमें पढ़ाई करना होता है, या दो तरह के हमारे टॉपिक्स होते हैं, या दो तरह के हमारे कीवर्ड होते हैं, ठीक है। सो एक एक क्या होता है कि जो कि काफी ट्रेडिशनल सिलेबस है। ट्रेडिशनल का मतलब है कि वो हर एक बुक में ऑलमोस्ट हर जगह वो दिया होता है, ठीक है। और फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मतलब हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, उससे भी कुछ लोग सवाल आते हैं। सो वी कैन से दैट हायर लेवल। सो कुछ चीजें होती है अपनी हायर लेवल की, और कुछ होता है अपना ट्रेडिशनल लेवल का, ठीक है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल देके तुम्हें बता देता हूँ। मान लो तुम आप जो कि तुम्हारा पार्ट है सिलेबस का, ईपीएफ वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी भी लोग इसे रिलेट कर पाएंगे अपने आप ही। आप एएलसी वगैरह कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अपने इंडियन इकोनॉमिकल मतलब जो पार्ट है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे, कोई भी कुछ करोगे, तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड पक्का दिया होगा, ठीक है। या फिर यू कैन से कि इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जरूर दिया ही दिया होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड में भी कुछ बुक्स में कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट कुछ बुक्स में नहीं दिया होगा, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? अब दूसरा एग्जांपल भी एक और लेके देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज का क्या इम्पैक्ट है ऑन द इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट अगर दो कंट्री में वेरी करता है तो कहाँ करेंसी अप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट होगा, या फिर इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है। अब ये वाला चीज हर उस किताब में दिया होना चाहिए जो आप फॉरेन एक्सचेंज की कोई भी आप लोग अगर बुक पढ़ रहे हो, मतलब इट्स अ ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ इट। ऑन द अदर हैंड मे बी समथिंग लाइक यू कैन से कि इंटरनेशनल आर्बिट्राज शायद हर बुक में नहीं दिया हो, ठीक है। लेकिन इसका भी सवाल कई बार आ जाता है। सो इन एग्जाम्पल से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से देयर इज अ ट्रेडिशनल बाउंड्री ऑफ सिलेबस जिसके अंदर ये सब हमारे टॉपिक आते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम एग्जाम दे के आते हैं और हम अपना पेपर देखते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ सवाल हमारे ट्रेडिशनल से आएंगे और कुछ सवाल हमारे इस हायर लेवल से आएंगे, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि एग्जाम में जो कट ऑफ पार करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, या किसी भी एग्जाम में एक रीजनेबल लेवल की सफलता प्राप्त करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो हमेशा ही हमारे ट्रेडिशनल जो बाउंड्री है उससे हमेशा से हमारी मीट हो जाती है। लेकिन हम सब क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं कि जो ये हायर लेवल वाले सवाल है ना, या हायर लेवल वाले टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग ज्यादा याद रखते हैं। और जैसे कोई इसका सवाल आ जाएगा, फिर हम वो सब बातें करना शुरू करते हैं कि पेपर कॉन्सेप्चुअल था, पेपर एनालिटिकल था, और ये जो मुश्किल मुश्किल शब्द हम लोग देखते हैं, एनालिटिकल था, कॉन्सेप्चुअल था, यूपीएससी ने ये कर दिया, ये घुमा दिया, वो घुमा दिया, अब कुछ हो रहा है। तो उन सब चीजों का हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिमाग में उस हायर लेवल वाले सवालों को ही याद रखते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो ट्रेडिशनल बाउंड्री के सवाल थे वो भी हमने सारे ठीक नहीं किए। अगर हम वो सारे ठीक कर देते तो हमारा उतने में ही हमारा कटो पार हो जाता। लेकिन हमें हमें सिर्फ राइट हैंड साइड वाले हायर वैल्यू वाले सवाल ही हमें याद रहते हैं, और उससे हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, या दूसरे को दोष देते रहते हैं कि पेपर डिफिकल्ट था, या वो सब चीज था। तो ये हमारे असेसमेंट में भी गलती है, हमारे मतलब एज अ स्टूडेंट। और ऊपर से फिर कोचिंग इंडस्ट्री भी, अब अगर कोचिंग इंडस्ट्री भी अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करेगी, तो फिर कैसे मतलब स्टूडेंट एनरोल होंगे, क्यों उनके पास लोग जाएंगे, राइट? तो वो भी कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी हायर वैल्यू वाले से 2 साल उठा के तुम्हें दिखाएंगे, देखो अब ये आ रहा है तो भाई अब ये बदल गया है, तो तुम्हें ये करना है, वो करना है, क्लास लगानी है बस। तो कोचिंग इंडस्ट्री का भी काफी इसमें योगदान है कि भाई, जिसका मैं भी पार्ट हूं, उस कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करने में, और उस हायर वैल्यू वाले चीजों के बार बार दिमाग में, ताकि तुम्हारे याद रहे कि हायर वैल्यू वाला करना है, करना करना है, तो उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। लेकिन गाइज याद रखो इस बात को 100%। और अगर आज नहीं मानना कोई बात नहीं, जब पेपर दे के घर आओगे उस दिन एक बार आके कंपेयर कर लेना कि जो ट्रेडिशनल बाउंड्री के जो मेरे सवाल थे, क्या उनसे मेरा कटो पार हो रहा था या नहीं, नहीं हो रहा था, ठीक है। सो अब करना क्या है, ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं? सो गाइज करना ये है कि अपना तुम लोग
सिलेबस करना शुरू करो, और ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, अपना सिलेबस करना शुरू करो, जो कि ऑलरेडी कर दिया होगा, आई एम श्योर, काफी दिन हो गए अब तो पढ़ाई कर रहे हो। जो भी चीज थोड़ी मुश्किल लगे ना उसको छोड़ दो। दोबारा रिपीट करता हूं, जहां भी जो भी चीज थोड़ा मुश्किल लगे उसको वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन 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 सिलेबस 100% कवर करो वंस अब, एंड आई एम श्योर दिस शुड मेक योर लाइफ क्वाइट इजियर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, अपना एक एक करके अपना सिलेबस करना शुरू करो। जैसे कि अगर मैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूं और मुझे जाके लगता है कि सेट थ्योरी के सवाल नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, सेट थ्योरी को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। सो पूरा टॉपिक स्किप करने के बजाय कि मैं पूरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ही छोड़ दूं या मैं काउंटिंग ही छोड़ दूं, जहां मुश्किल लगे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। मेक श्योर कि आप अपना 100% सिलेबस आपको जरूर करना है। यू हैव टू एंश्योर दिस थिंग, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दो तीन चीजें और भी हैं विच इज मोर लाइक नथिंग बट, मतलब विच इज नथिंग बट कि टाइम वेस्ट ही वो हम लोग करते हैं। पहली बात कि जहां भी मुश्किल लगे छोड़ दो, बट वी हैव टू एंश्योर, क्या वी हैव टू एंश्योर 100% सिलेबस। 100% सिलेबस का मतलब है, ऑब्वियसली कुछ छोड़ दोगे तो 100% नहीं हो पाएगा। 100 का मतलब है कि पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना है। जहां भी मुश्किल लगे छोड़ देना, कोई बात नहीं, बीच बीच में अब उससे भी आऊंगा मैं कि मुश्किल लगे तो क्या करना है, बट जहां भी लगे छोड़ देना है, लेकिन 100% सिलेबस हमें कवर करना है। सेकंड बात कि, और तुम्हें ना थोड़ी बकचोदी थोड़ी बंद करनी होगी। बकचोदी क्या है कि मैराथन क्लास, सुबह बैठूंगा शाम तक इंडियन पॉलिटिक्स खत्म कर दूंगा। गाइज ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कभी कुछ काम नहीं करेगा। तो मैराथन क्लास वगैरह ये सब भी तुम्हें लगाना बंद करना होगा। और क्या है, और क्या है बकर, कि ये 5 टॉपिक कर लो, इनसे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। वंस अगेन 100% सिलेबस से एक बार तुम्हें गो थ्रू करना ही करना होगा। मुश्किल लगे बीच बीच में चीजों को छोड़ते चले जाओ, बट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू एवरीथिंग। एंड नाउ दैट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ, जिसके लिए टाइम इतना कम है, एकदम पेपर आ गया, फॉर्म भरने के काफी कम टाइम के अंदर पेपर आ गया, दिस थिंग बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैराथन क्लास छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या फिर ये वाला बात है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इकोनॉमी और ये 4 टॉपिक कर लो तो इससे तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली बात है कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूं, या मैं सिलेक्टिव स्टडी कर लेता हूं इन टर्म्स ऑफ स्किपिंग एंटायर टॉपिक, ये भी तुम लोगों को छोड़ देना होगा, ठीक है। तीसरी और लास्ट चीज जो तुम्हें याद रखनी होगी गाइज, ठीक है, कि अब तुम कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके टॉपर्स का इंटरव्यू हम लोग देखते हैं, राइट, कि किस टॉपर ने हमें उस वाले एग्जाम के लिए, हमें उस टॉपर ने उस वाले एग्जाम के लिए हमें किसने, मतलब कितना हम लोगों को ज्ञान दिया, और उस आदमी ने कैसे एग्जाम क्रैक किया, ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना गाइज, ऑफ कोर्स कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा कि सब इतना टॉपर्स का पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन गाइज होता क्या है कि जो टॉपर है ना, वो हर बार एक अच्छा कोच नहीं होता है, और हर आदमी का एक डिफरेंट सरकमस्टेंस होता है कि जो उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। अब और हमने काफी, ये सब बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिकॉज वी आर ऑल्सो इन दिस फील्ड, तो हमें भी दिखता है कि यूट्यूब पे कोई टॉपर आया, उसने कुछ ज्ञान दिया, जिसने एग्जाम निकाला था 17 में, 21 में ईपीएफओ निकाला, 16 में ईपीएफसी निकाला, और बाद में आगे कुछ यूट्यूब पे उसने कुछ टिप्स बताए, वो सब बताए। गाइज अपना तुम्हें ना इसमें थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करना होगा, ठीक है। किसी की सुनना है तुम्हें मनोरंजन के लिए, थोड़ा सुन लो तुम, लेकिन जस्ट बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि कुछ शॉर्ट शॉर्ट मेथड टॉपर का पता है। टॉपर को भी ना ऐसा नहीं पता होता है कि वो किस चीज में काम करेगा, या फिर उस हमेशा ना टॉपर टॉपर इज ऑलवेज इंसिडेंटल, ठीक है। अच्छा, मैं भी किसी एग्जाम में कभी, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 था, आई गॉट 100% आई, ठीक है। तो मेरा अखबार में फोटो भी आया था, एक अखबार में आर्टिकल भी आया था, ठीक है। और उस दिन जब वो अखबार वाला मेरे से मिलने आया था ना, उसने पूछा हाँ भाई बताओ कुछ टिप्स दो, उस वाले जो भी मत एग्जाम था वो,
ठीक है। तो जब आया था तो गाइस ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास भी कि भाई ये वाला कोई ट्रिक है, ये वाला कुछ है तो इससे एग्जाम निकल जाएगा, इससे कुछ है, कुछ है। एक भी चीज ऐसा नहीं होता है कभी भी। लेकिन क्योंकि वो सामने आया है, वो इंटरव्यू के लिए आया था, वो पूछने आया था, तो मैंने भी दो चार बातें बता दी जो उस टाइम दिमाग में आई मेरे। बट ऐसा नहीं है कि, एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स तुम्हारे एग्जाम के लिए सम गाइज आर इवन मिसगाइडिंग। मैंने उसको देखा है। कोई कह रहा है कि लेबर कोड पढ़ लो, कोई कह रहा है ये कर लो, वो कर लो। कई बार वो ट्रिविलाइज कर देते हैं कि इस चीज के लिए तो भाई ये वाला चीज करना काफी होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब इंडिया में तो हम लोग ऐसे हैं कि अगर हमसे कोई रास्ता ही पूछता है तो कुछ ना कुछ तो बता ही देते हैं। ऐसा हार्डली हम कभी ऐसा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे अगर उसने पूछा तो, ठीक है। सड़क पे अगर अनजान आदमी रास्ता पूछेगा तो अगर तुम किसी टॉपर आदमी को बुला के पूछोगे टिप्स दे तो कुछ तो बता के जाएगा ही वो। सो टॉपर वाला बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं कि ऐसे ना कुछ ग्राउंड रूल्स नहीं है कि मैं ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा तो मेरा एग्जाम 100% निकल जाएगा, ये ऐसा कर लूंगा, वो सब कर लूंगा। सो थोड़ा अपने दिमाग से करो, और अपने दिमाग से भी कुछ अपना ट्रिक्स नहीं निकालना है। बस सिलेबस पूरा करना है, 100% सिलेबस पूरा कर लो एंड जस्ट बी इन द गेम।